दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें जो दिया हुआ ये है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। ये सुमेलित कौन से वो पूछ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो जो नेफ्रॉन है उसके विभिन्न जो भाग हैं जैसे पीसीटी, डीसीटी, हेनले का लूप, उसमें से किन पदार्थों का अवशोषण हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर से छन कर बॉमन कैप्सूल में आ रहा है और आगे उल्की नलिका में बढ़ता है, वो जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या होता है, उसमें रुधिर के जो कण हैं जिनको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं उनको छोड़ देते हैं, और जो इसमें नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो जो शेष बचा हुआ जो प्लाज्मा है उसमें जितने भी घटक होते हैं वो सारे घटक उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं। तो हम कहें कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स और जो नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं वो नहीं होती, और वो एक तरीके से प्लाज्मा ही होता है। इस जो फिल्ट्रेट है इसमें 90% जो भाग है इसका, और 90% भाग है वो जल का होता है, और 10% जो भाग है उसमें अलग अलग प्रकार के सॉल्यूट्स होते हैं, विलय होते हैं। उनमें ग्लूकोज भी शामिल है, एमिनो अम्ल भी शामिल है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा कई आयन जैसे सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम आयन, तो ये सारे आयन्स भी इसमें मौजूद होते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट जैसे आयन्स हैं, तो इन आयनों की वजह से जो ब्लड है उसका, हमने पढ़ा है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, क्षारीय होता है। तो ब्लड की तरह ही जो प्लाज्मा उसका पीएच भी इतना ही होता है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो लगभग प्लाज्मा जैसा ही है, तो इसका पीएच भी 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब ये हमें इतना पता होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो निकटस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी कहते हैं, इसमें किन किन पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें ग्लूकोज, लगभग ग्लूकोज का सारा जितना ग्लूकोज है सारा ही अवशोषित हो जाता है, पुनर्अवशोषित हो जाता है, रक्त में चला जाता है, एमिनो अम्ल हो गए। इसके अलावा आयन है जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, इनका भी काफ़ी मात्रा में अवशोषण, पुनर्अवशोषण हो जाता है। और ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे हम कहते हैं, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 65% पार्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनर्अवशोषण हो जाता है। और यहाँ पर जो ब्लड है वो आइसोस्मेटिक बना रहता है। अब हम बात करते हैं हेनले के लूप की। अब ये जो हेनले का लूप है उसकी जो दीवार है, जो उसकी अवरोही भुजा की दीवार अगर हम बोलें, डिसेंडिंग लिम्ब की जो दीवार उसको हम बात करें, तो बहुत ही अधिक जल के लिए बहुत ही अधिक पारगम्य होती है। लेकिन यूरिया और सोडियम जैसे अन्य, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया और अन्य कई आयन हैं, उनके लिए बहुत कम पारगम्य होती है। तो केवल इसकी पारगम्यता जल के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से अब होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जो फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसमें से जल की काफ़ी मात्रा बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें चला जाएगा। इसकी वजह से जो फिल्ट्रेट बचा वो बहुत कम मात्रा में बचता है, क्योंकि जल का अधिकांश भाग है जो वो टिश्यू फ्लूइड में जा चुका है। अब जो ये फिल्ट्रेट बचा वो कम मात्रा में बचा, इसकी वजह, अब इसमें से जल निकल चुका है, इसकी वजह से यह हाइपर ऑस्मेटिक हो जाता है, उच्च परासरणीय हो जाता है। तो जैसे ये ऑप्शन में दिया हुआ है, हेनले का लूप उच्च परासरणता को बनाए रखने का काम करता है, तो ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका की। अब जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये क्या काम करती है, यह पोटेशियम, क्लोरीन, ये जो आयन हैं इनके लिए
फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और सोडियम आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा डिफ्यूज़न करके वासा रेक्टा में पहुंचाने का काम करती हैं। यानी यहाँ पर हमने भाई, मेरा कहने का मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसको हम सुसाध्य विसरण शब्द प्रयुक्त करते हैं, इसका मतलब परिस्थिति के अनुसार सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का, इन सब आयनों का अवशोषण होता है, पुनर्अवशोषण होता है। और जल का भी यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार ही पुनर्अवशोषण होता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम और जल का परिस्थिति के अनुसार पुनर्अवशोषण होता है, ये भी सही है। अब चौथा जो ऑप्शन है इसका, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग ट्यूबुल या कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, ये पीएच को बनाए रखने का काम करती है, जबकि वास्तव में जो कलेक्टिंग डक्ट जो है इसका काम है जल का पुनर्अवशोषण। मुख्य काम इसका है जल का पुनर्अवशोषण। जल जो इसमें अतिरिक्त मात्रा में जो मौजूद है उसको पुनर्अवशोषित करता है। इसलिए जो इसकी दीवार जो होती है वो जल के लिए बहुत ज़्यादा पारगम्य होती है। पीएच को बनाए रखने के लिए इसका कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से जो पीएच के लिए उत्तरदायी साल्ट्स, जो लवण है या आयन जो बोलते हैं हम, जो आयन हैं, उनका अवशोषण यहाँ पर नहीं हो रहा। इसलिए पीएच को बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी नहीं होते। पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल वो पार्ट होगा जहाँ पर बाइकार्बोनेट जैसे जो आयन है उनका पुनर्अवशोषण हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है कि ए, बी और सी, ये तीनों पार्ट इसके सुमेलित हैं, डी पार्ट सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये केवल जल के पुनर्अवशोषण के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। मोस्टली पीएच को बनाए रखने में इसका कोई रोल नहीं होता। थैंक यू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, डिसएग्रीगेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। एग्रीगेशन का मतलब गुच्छा बनाना होता है और डिसएग्रीगेशन का मतलब हो जाएगा कि गुच्छा नहीं बनाना, यानी कि जो टिश्यू में सेल्स होती हैं वो एक एक हो जाएं, यानी कि वो अकेली अकेली हो जाएं। दिस इज़ डिसएग्रीगेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू फॉर सेल कल्चर इज़ यूजुअली डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि जब हम सेल कल्चर करते हैं, यानी कि जब कोशिका संवर्धन करते हैं, तो हम टिश्यू में से सेल को अलग अलग करना चाहते हैं, यानी कि जो टिश्यू है उसमें से सेल्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जब खूब सारी सेल आपस में आकर के एक कनेक्शन में वो आ जाती हैं तो वो एक एग्रीगेशन ही टिश्यू कहलाता है। हम टिश्यू क्या कहलाता है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि टिश्यू में से सेल्स को सेपरेट कैसे करेंगे। यानी कि एक सेल का दूसरी सेल से जो कनेक्शन है वो अगर कट जाएगा तो सेल्स वो फ्री हो जाएंगी। तो उसके लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एक सिंपल सी बात है जो हमें ढूंढनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। एक्चुअल में ये नाम भी आपके सामने बार बार आता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें सेल्स को फ्यूज करना हो। जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वगैरह हम करते हैं वहाँ पे हम इसको एनिमल सेल ग्लू के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि दो सेल्स को अगर आपस में चिपकाना हो, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को आपस में इंटीग्रेट करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमें यहाँ तो टिश्यू में से सेल्स को सेपरेट करना है, यानी कि सेल टू सेल कनेक्शन को डिस्टर्ब करना है, तो ये तो कनेक्शन को कोज करने वाला है, जबकि हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन है कोलोजिनेस। तो जो कोलेजन होता है, कोलेजन फाइबर से, कोलेजन से बना हुआ जो सेल के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स को जो डिस्टर्ब करता है, यानी कि सेल्स के चारों तरफ जो ईसीएम होता है उस ईसीएम के अंदर कोलेजन भी प्रेजेंट होता है। और कोलेजन को अगर हम तोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो सेल्स हैं उनके बीच के कनेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि जब ईसीएम डिस्टर्ब हो जाएगा तो सेल्स हैं वो फ्री होने लग जाएंगी। तो ईसीएम को डिस्टर्ब करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि ईसीएम के अंदर जो कोलेजन होता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए
हम जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कोलाजिनेज एंजाइम। तो हमारा जो आंसर है वो यही रहेगा कि हम सेल्स को जब एग्रीगेशन में करना चाहें या सेपरेट आउट करना चाहें तो हमें ECM को डिस्टर्ब करना होगा, और ECM को डिस्टर्ब करने के लिए हम कोलाजिनेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। थर्ड ऑप्शन में डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन दे रखा है। डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम अलग अलग एंगल से कर सकते हैं, जैसे कल्चर को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, जो प्रासरण संबंधी जो चीज़ें होती हैं, जो ऑस्मोटेनिक या जो प्रासरण को लेकर के जो भी हमें सिचुएशंस को मेंटेन करना होता है तो वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और कई बार हम जो लिक्विड कल्चर्स वगैरह करते हैं वहाँ पर भी हम डेक्स्ट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सेल्स को सेपरेट करने से डेक्स्ट्रोज का कोई कनेक्शन नहीं है। और जो नॉर्मल सेलाइन होता है, इस नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल भी जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे नहीं होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ थी जो सेल्स के बीच के कनेक्शन को डिस्टर्ब करती है, वो है कोलेजन को तोड़ने वाला एंजाइम कोलाजिनेज। तो राइट आंसर हमारा रहेगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हेन ए फॉरेन DNA सेगमेंट, यानी कि जो किसी ऑर्गेनिज्म से बाहर का होता है वो उसके लिए फॉरेन DNA होता है। तो व्हेन ए फॉरेन DNA सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू DNA मॉलिक्यूल, यानी कि किसी दूसरे DNA मॉलिक्यूल में अगर हम बाहर का DNA इंसर्ट कर देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं वो कोई वेक्टर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे। यानी कि एक हमारे पास वेक्टर है और उस वेक्टर में हमने बाहर से कोई फॉरेन DNA जिस पे हमारा फोकस है या जिसको हम चाहते हैं कि वो डिलीवर हो जाए, तो उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये एक प्रकार का मिक्सअप हो गया। एक तो वेक्टर हो गया और दूसरा हमने उसमें बाहर से कुछ और DNA ले करके उसमें जोड़ दिया। तो इस कंडीशन को हम डायरेक्टली ही पता है कि ये कंडीशन कहलाती है काइमेरिक कंडीशन, यानी कि हम इस समय जो हमारा वेक्टर है उसके DNA को बोलेंगे काइमेरिक DNA, यानी कि उसके अंदर दो अलग अलग भाग हैं, दो अलग अलग सोर्स से आया हुआ DNA उसके अंदर प्रेजेंट है। एक वेक्टर का खुद का है और दूसरा हमने फॉरेन वाला उसके अंदर इंसर्ट कर रखा है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखो, ट्रांसपोजोन्स एक ऐसी सीक्वेंस होती हैं जिनको हम जंपिंग जीन्स वगैरह के रूप में जानते हैं, और ये ट्रांसपोजिशन कोज करते हैं, यानी कि जीनोम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ये अपनी पोजीशंस को चेंज करती हैं। तो ये इसका कनेक्शन हमारे क्वेश्चन से नहीं है। प्रमोटर देखा जाए तो किसी भी जीन का वो भाग होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो RNA पॉलीमरेज वगैरह हैं, ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत कराने के लिए जो शुरू में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सिग्मा फैक्टर वगैरह या पॉलीमरेज वगैरह जो दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जहाँ आकर के बाइंड करते हैं वो जगह होती है। हम समझ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है और उसको करता है RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज को हम एक इंजन के रूप में लें तो वो इंजन जहाँ आकर के खड़ा होता है उस जगह का नाम होता है, उस सीक्वेंस का नाम होता है प्रमोटर। तो इसका भी हमारे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चौथे ऑप्शन में शटल वेक्टर बताया हुआ है। जैसा कि नाम से हम समझते हैं कि शटल का मतलब ये होता है कि जैसे अपन बैडमिंटन में बात करते हैं तो वहाँ पे जो कॉक होती है वो शटल मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल होती है कि वो एक साइड से जाती है फिर वापस आती है। तो शटल वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक से ज़्यादा होस्ट के अंदर, यानी कि पहले एक होस्ट में इंसर्ट कराया फिर वहाँ से हम उसको वापस बाहर निकाल करके किसी दूसरे होस्ट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे जो एक बार इंसर्ट कराए जा सकें फिर वापस बाहर उनको निकाला जा सके फिर दूसरे होस्ट में इंसर्ट कराए जा सकें, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं शटल वेक्टर। तो शटल वेक्टर का भी डायरेक्टली इस क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। हमें तो केवल इतना बताना था कि किसी वेक्टर में अगर बाहर का DNA हमने जोड़ दिया तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो ये रहेगा काइमेरिक DNA बोलेंगे हम उसको। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, कि जो बायोटेक की लेबोरेटरीज़ के अंदर जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे एक अपरेटस होता है जिसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों ने इसको BSc MSc क्लासेज में प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह में भी बनाया है और स्पॉटिंग के अंदर भी बहुत बार बनाया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेमिनार एयर फ्लो इज़ यूज्ड फॉर, कि उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कि लेमिनार एयर फ्लो का काम क्या है या उसका मेन मकसद क्या होता है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो। तो एयर फ्लो का मतलब वहाँ से जो स्टरलाइज एयर है
जिसमें कोई भी माइक्रोब्स वगैरह नहीं है, वो सब आ रही होती है। वहाँ पे यूवी लाइट का बटन भी आपने बनाया होगा जब आपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह में इसको बनाया था। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस भी वहाँ पे होती है। स्टरलाइज चैम्बर होता है जहाँ पे स्टरलाइज एयर है वो आती है। और देखा जाए तो लेमिनार एयर फ्लो का जो चैम्बर है, जो कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के सामने जो भी रिसर्चर या साइंटिस्ट या जो भी स्टूडेंट होता है वो बैठ कर के अपना वर्क करता है। तो देखा जाए तो इसका मेन मकसद है वो है कि जहाँ काम करना है उस जगह में प्रॉपर स्टरलाइजेशन मेंटेन हो, कि वहाँ जो भी हवा आ रही है वो स्टरलाइज हो। वहाँ आसपास के एरिया में जहाँ उसको अपने एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट्स रखने पड़े या ग्लासवेयर्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट या केमिकल्स जो भी रखने पड़े, वहाँ पे कोई कॉन्टामिनेशन ना हो। तो देखा जाए तो एक छोटे से एरिया का स्टरलाइजेशन होता है कि जहाँ काम करना है वो जगह बिल्कुल से स्टरलाइज रहे। तो राइट जो ऑप्शन है वो तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है कि द वर्क स्पेस एनवायरनमेंट स्टरलाइजेशन, कि जहाँ काम करना होता है उस जगह का प्रॉपर स्टरलाइजेशन इस मशीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन फर्स्ट में ग्लासवेयर का स्टरलाइजेशन है। इसके लिए हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो हम ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं। मीडिया और अदर केमिकल्स का स्टरलाइजेशन भी हम मोस्टली ऑटोक्लेव से कर सकते हैं, या जो सरफेस स्टरलाइजेशन हैं ग्लासवेयर्स के, वो जैसे हम अपना जो स्प्रिट वगैरह है उनसे भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज स्टरलाइजेशन, इसके लिए भी हम ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो बातें हमें बताई गई हैं उनके लिए जो इस्तेमाल होता है वो ऑटोक्लेव होता है, जबकि लेमिनार एयर फ्लो का जो प्रॉपर फंक्शन है वो रहेगा कि जहाँ काम करना है वो एनवायरनमेंट प्रॉपरली स्टरलाइज रहे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, कि ये तो किसी हाल में आप लोगों को गलत कभी करना ही नहीं होता है। कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की बात कर रहा है, इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर डीएनए, कि डीएनए का पीसीआर से क्या किया जाता है, यानी कि क्या करने के लिए पीसीआर का इस्तेमाल होता है, कि डीएनए के साथ हम पीसीआर से क्या करते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग सोर्स से आई हुई चीज़ों को जोड़ना, ऐसा हम यहाँ पे कुछ नहीं करते। जीन ट्रांसफ़र वगैरह के लिए हम अलग से मेथड्स हैं, जो फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करते हैं, या वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या टीडीएनए का इस्तेमाल करते हैं, या अपन जो और दूसरे जो मेथड्स हैं जीन ट्रांसफ़र के वो इस्तेमाल करते हैं। तो पीसीआर का जीन ट्रांसफ़र से कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी थोड़ी सी मात्रा में जो चीज़ होती है उसको बढ़ा करके बहुत बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन करना। तो एक्चुअल में पीसीआर यही करता है कि पीसीआर के अंदर पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो किसी जो सैंपल डीएनए होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना करके हमें देता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो थोड़े से डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि जो कुछ एक डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा नंबर हम इस पीसीआर के थ्रू बनाते हैं। तो ये एक प्रकार में एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट ही होता है, कि जो भी हमारे पास सैंपल होता है उस सैंपल में जो भी डीएनए है उसकी अमाउंट को ज़्यादा करने के लिए, यानी कि उसके खूब सारी कॉपीज़ बनाने के लिए हम पीसीआर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट ऑप्शन तो हमारे पास थर्ड रह जाएगा कि हम एम्प्लीफिकेशन करने के लिए किसी भी डीएनए की खूब सारी कॉपीज़ बनाने के लिए पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अलग टेक्निक होती है, जो ऑप्शन फोर्थ में आपको बता रखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो हम जो हमारे रिपीट सीक्वेंसेज होती हैं, जो जीनोम के अंदर बार बार मिलने वाली सीक्वेंसेज होती हैं, उसके आधार पे हम डिटेक्शन करते हैं कि किसी के साथ में जो मैचिंग है, कि जो भी सैंपल है वो किस इंडिविजुअल का है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखा जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पीसीआर से एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ये है कि सपोज जैसे कि अपन फॉरेंसिक अप्रोच से बात करें कि जहाँ पे कोई भी घटना हो चुकी है, वहाँ पे जो भी अपराधी है, मान लीजिए कि उसका कोई भी सैंपल हमें मिलता है और उस सैंपल के अंदर थोड़ा सा डीएनए होता है, तो उस डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए, यानी कि जब हम उसको अलग अलग प्रकार से काम में लेंगे तो वो अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो, इसलिए हम उसको बढ़ाएंगे। तो शुरू में हमें सैंपल में जो भी डीएनए मिलता है उसको एम्प्लीफाई करने के लिए पीसीआर की ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन बाद में हम जो प्रॉपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे उसमें तो हमें केवल मैचिंग करनी पड़ती है कि सैंपल में जो डीएनए है और हमारे सामने जो सस्पेक्ट खड़े हैं या जो भी सस्पेक्ट होते हैं उनमें से जो डीएनए हम लेंगे उसके साथ में हमारा जो सैंपल में जो डीएनए है वो किससे मैच करता है। तो वो फिंगरप्रिंटिंग अलग चीज़ है कि वो रिपीट्स के नंबर के ऊपर आधारित एक टेक्निक होती है डिटेक्शन की, लेकिन वहाँ भी हम काम तभी कर पाएंगे जब हमें सैंपल में जो थोड़ा सा डीएनए मिलता है पहले हम उसकी मात्रा को बढ़वा लें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अलग टेक्निक है, लेकिन वो शुरुआत में डीएनए की मात्रा जो हमें बढ़वानी पड़ती है तो वो पीसीआर के ऊपर डिपेंड ज़रूर करती है। लेकिन हम प्रॉपरली क्वेश्चन का आंसर देने की बात पे जाएं तो हमें डीएनए का पीसीआर से क्या लेना देना है उसकी बात करें तो सीधी सी बात यही है कि पीसीआर के अंदर हम जो भी सैंपल डीएनए का देते हैं वो हमें बहुत सारी उसकी कॉपी बना करके देता है। इसका मतलब दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।